हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का IQ मैथ्स में स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकता है या उस पर आधारित कुछ प्रश्न है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आइए आज हम लोग बोर्ड एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमारे हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो रहा है, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। सिर्फ हम वही क्वेश्चन करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में वह क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते आ रहा है। तो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से आया है कि किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। यानी ये पूछ रहा है कि n कोई एक पूर्णांक है, यानी n एक नंबर है, तो बताना है उसका सम पूर्णांक क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि किसी भी सम संख्या का रूप क्या होता है, या किसी भी सम संख्या का रूप क्या होता है। तो पहले पता करना है कि सम संख्या का रूप क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पहली जो सम संख्या होती है वह 2 होती है, 2 के बाद 4 होता है, 4 के बाद 6 होता है, 6 के बाद 8 होते हैं, 8 के बाद 10, इस तरह से चलते रहता है। हमें पता करना है कि इसका जनरल फॉर्म क्या होगा। कोई भी सम संख्या का जनरल फॉर्म क्या होता है, इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं। ये 2 है, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2, 2 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 और इसको 5 इंटू 2, इस प्रकार चलते रहेगा। इस सीरीज से दिख रहा है कि 1 गुना 2 हुआ है, फिर 2 गुना 2 हुआ है, फिर 3 गुना 2 हुआ है, फिर 4 गुना 2 हुआ है, फिर 5 गुना 2 हुआ है, और उसी 6 गुना 2 होगा, और उसी 7 गुना 2 होगा। जब हम n टर्म के लिए आएंगे तो अगला कुछ हो जाएगा, तभी क्या होगा n गुना 2। यानी कहने का मतलब यहाँ से ये हमको निष्कर्ष निकला कि किसी भी सम संख्या का जो रूप होता है वह 2 इंटू n के रूप में होता है। यानी कहने का मतलब वह 2 के मल्टीपल में होता है। हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि किसी भी सम संख्या का जो रूप होता है वह 2 इंटू n के रूप में होता है। यहाँ से ध्यान रखना कि सम संख्या का जनरल फॉर्म 2n होता है। अगर पूछेगा विषम संख्या का रूप क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि 2 एक सम संख्या है। जब 2 एक सम संख्या है, 2 में जोड़ेंगे 1 तो क्या आ जाएगा, 3 एक विषम संख्या आ गया। हम मानते हैं 4 एक सम संख्या है, 4 में जोड़े 1 तक क्या आ गया, 5 एक विषम संख्या है। उसी प्रकार यहाँ 2n हमारा जनरल फॉर्म है, यानी ई जो है हमारा सम संख्या का रूप है। तो पता करना है कि विषम संख्या का रूप क्या है, एग्जाम में वो भी आ सकता है। यानी 2 इंटू n ये विषम सम संख्या है। सम संख्या जैसे हम 1 जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, विषम संख्या। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि विषम का जो रूप होता है 2n प्लस 1 और सम का जो रूप होता है 2n होता है। तो जब भी प्रश्न में क्वेश्चन आ जाए कि 2 सम संख्या का योगफल इतना है, तो जब भी मानना हो तो पहली सम संख्या मान लेंगे 2n, अगला संख्या मानेंगे 2n प्लस 2। अगर विषम संख्या है तो मानना पहली विषम संख्या 2n प्लस 1, अगला मानना तो 2n प्लस 3। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है कि सम संख्या और विषम संख्या का जो रूप होता है 2n, 2n प्लस 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुपद से कि बहुपद 5x² माइनस 14x प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो जब भी हमें कोई बहुपद दिया हो रहता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे पूछा जाता है इसका मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो यहाँ से इसका मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटा a, और मूलों का गुणनफल यानी पूछ लेगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। यहाँ से 2 फॉर्मूला ध्यान रखना है कि वो भी द्विघात बहुपद दे देगा और वहाँ से पूछेगा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। ठीक उस प्रकार यहाँ दे दिया है कि एक द्विघात बहुपद है 5x² माइनस 14x प्लस 8। यहाँ से निकाल लेंगे मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। तो b जो होता है x का गुणांक होता है, तो माइनस इंटू x का गुणांक है माइनस 14 और बटा में a, तो a का मान कितना है 5, ये माइनस माइनस यानी 14 बटा 5। यहाँ से निकल गया कि मूलों का योगफल 5 बटा 14। अगर पूछेगा मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। तो c का मान कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट क्या है 8 है, और a का मान 5 है, आंसर हो जाएगा 8 बटा 5। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है, तो k का मान क्या होगा। यानी हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 6, यानी मूलों का योगफल दे दिया है, तो k का मान निकालना है। लिखेंगे मूलों का योगफल बराबर माइनस b बटा a, तो माइनस इंटू b, तो b जो होता है वह x का गुणांक होता है, x का गुणांक क्या है माइनस k। यहाँ से लिखेंगे माइनस b, यहाँ माइनस के उतर जाएगा और बटा में a, तो a का मान क्या है पूछ रही तो 1, नीचे 1 लिख लेंगे और बराबर माइनस माइनस, तो k बराबर कितना आ जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है कि यदि AP का सार अंतर -2 है, कोई AP है जिसका सार अंतर -2 दिया है, तो पूछ रहा है कि T17 -T13 का मान क्या होगा। यहाँ से लिख लेंगे कि चूंकि
T17 माइनस T13, तो T17 को लिख सकते हैं A प्लस 16D माइनस इंटू T13 को लिख लेंगे A प्लस 12D। यहाँ हो जाएगा A प्लस 16D माइनस गुना करेंगे तो माइनस A और माइनस 12D, माइनस A प्लस A कट जाएगा, 16 में से 12 जाएगा 4D, यानी यहाँ से 4 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है -2, कितना आ जाएगा -8। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। आइए देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला 4 क्वेश्चन आया है। ध्यान देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि O केंद्र वाले वृत्त में TA तथा TB दो स्पर्श रेखाएं हैं तथा कोण ATB बराबर 70 डिग्री हो तो कोण AOB का मान ज्ञात करें। बोल रहा है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। हम मान लेते हैं कि एक वृत्त है, इसका केंद्र O है। करा कि तथा TA और TB दो स्पर्श रेखा है। TA नहीं कहने का मतलब कि वृत्त के बाहर में कोई एक बिंदु होगा T, जिसमें बोल रहा है कि TA, इस पर मान लेते एक पॉइंट इस तरह से होगा, ये पॉइंट A है, इधर ये पॉइंट यहाँ पर ये B है। तो बोला कि TA और TB दो स्पर्श रेखा है तथा कोण ATB बराबर 70 डिग्री है, यानी ATB यानी इस कोण का मान दिया हुआ है 70 डिग्री है। तो निकालना है कि कोण AOB का मान क्या होगा, यानी सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बनेगा। हम लोग जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो चूंकि ये वृत्त की त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, यहाँ जो कोण बनेगा 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनेगा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक चतुर्भुज है AOBT, एक चतुर्भुज है। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, जिसमें 90 डिग्री 180 डिग्री हो गया, दो कोण तो फिक्स हो गया, यानी कहने का मतलब 360 में 180 फिक्स हो गया, बाकी बचा कितना 180, यानी कहने का मतलब जो भी एंगल बचा 180 चतुर्भुज का ई शेष दो कोनों का योगफल होगा। यानी यहाँ से पता चलता है कि यहाँ जो भी चतुर्भुज बनता है वो एक चक्री चतुर्भुज बनता है। यानी इस तरह का फिगर यहाँ से बनाएंगे तो इस तरह से वृत्त बनेगा जो चक्री चतुर्भुज बनेगा, और चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी यहाँ से ये दोनों कोण जुड़ के 180 आ रहा है, तो बोल सकते हैं कि यहाँ जो कोण बना और यहाँ जो कोण बना दोनों जुड़ के क्या होगा 180 डिग्री। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि कोण AOB प्लस कोण ATB बराबर 180 डिग्री। हमें ATB का मान दे रखा है 70 डिग्री, तो प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में तो घटा लेंगे, 180 में से 70 जाएगा, यानी 180 में से 70 घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 110, जो टिक कर लेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एक देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है करें कि यदि L पैरेलल M है तो A का मान क्या होगा। यहाँ से ध्यान रखना थोड़ा सा कंसेप्ट कि यदि दो समानांतर रेखा है तो जब दो समानांतर रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा आकर के काटता है तो हम मान लेते हैं अगर कोण ये 1 है, ये कोण 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 और ये 8। अगर हम मान लेते हैं कि दो समानांतर रेखा है जिसको एक रेखा ये काट दिया तो इस प्रकार से 8 कोण बना है, तो 8 कोणों में रिलेशन होता है। यहाँ से जो ये कोण 1 है कोण 5 के बराबर होता है, इसको बोलते हैं संगत कोण। ये कोण 1 और कोण 5 अपने आप में संगत कोण है, क्योंकि एक ही दोनों रेखा पैरेलल है। पैरेलल रेखा पर इस पर ये किरण खड़ा है, इस पर ये किरण खड़ा है, तो दोनों कोण आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो जब भी दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। और देख सकते हैं इधर कोण 2 बन रहा है, इधर कोण 6 बन रहा है, कोण 2 और कोण 6 आपस में बराबर होगा, संगत कोण होता है। ठीक उसी प्रकार नीचे देखेंगे कोण 4 जो है कोण 8 के बराबर होगा, संगत कोण होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखेंगे कोण 3 जो है कोण 7 के बराबर होगा, संगत कोण है। और यहाँ कोण 3 कोण 5 के बराबर होता है, उसको बोलते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। और कोण 4 कोण 6 के बराबर होता है, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। और जब दो समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटता है तो एक ही ओर के बने अंतः कोण, ये कोण 4 और कोण 5 है, एक ही ओर का अंतः कोण है, इसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। यहाँ से 3 कंडीशन ध्यान रखना है कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होता है और एक ही ओर के अंतः कोणों के फल 180 डिग्री होता है। उसी पर हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया है कि एक दो समानांतर रेखा है, L और M एक समानांतर रेखा है, इसको T जो है प्रतिच्छेद कर रहा है। अब बोल दिया कि ये कोण 3A प्लस 60 डिग्री है और ये 4A प्लस 40 डिग्री है, तो निकालना है A का मान क्या होगा। तो एग्जाम में इस प्रकार का एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, हर साल आता है।
तो इस जब भी एग्जाम देने जाने से पहले इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि अगर एग्जाम में आए तो आसानी से बन जाए। वही देखते हैं, यहाँ से देख रहे हैं कि ये समानांतर रेखा है, तिर्यक रेखा काटा है, ये जो नीचे की ओर बन रहा है दोनों क्या है, संगत कोण है। असंगत कोण आपस में बराबर होता है, तो दोनों कोण 3a + 60 डिग्री और 4a + 40 डिग्री ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3a + 60 डिग्री बराबर 4a + 40 डिग्री। 40 प्लस में धरा जाएगा, तो 60 - 40 बराबर 4a - 3a, इधर आ जाएगा 20 और बराबर a, यहाँ से a का मान क्या होगा, 20। अगला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। बोल दिया है कि एक वृत्त है, मान लेते हैं कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी, तो केंद्र से हम मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट P है। इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा जो वृत्त को मान लेते हैं बिंदु A पर स्पर्श करता है इस तरह से, तो निकालना है इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या कितना दे रखा है, 6, और केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट P है, तो निकालना इसका मान क्या होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी यहाँ जो भी कोण बनेगा 90 डिग्री कोण बनेगा, यानी त्रिभुज AOP एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो सामने वाला भुजा हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण होते हैं, एक लंब होता है और एक आधार होता है। हमें दे रखा है एक भुजा 6 है एक 10 है, तो इसका मान निकाल सकते हैं। इसका जो मान होगा, यानी कहने का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाना है। ऐसे ट्रिक याद रखना है, हम लोग पढ़ते हैं ट्रिपलेट 3 4 5 होता है, यानी कहने का मतलब कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान 5 है, तो बाकी शेष 2 भुजा का मान 3 और 4 होगा। ये ट्रिपलेट है, इसमें यदि हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8, इसमें करेंगे कितना होगा, 10। यहाँ में वही दे रखा है, 6 दे दिया है, 10 दे दिया, तो बचा कुछ ही, हमारे आंसर 8 हो जाएगा। एग्जाम में जब भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनाना है तो उसे पूरा डिटेल में हल नहीं करना, सिर्फ हमें शॉर्टकट हल करके सिर्फ ऑप्शन को टिक करना है। अगला क्वेश्चन है sec थीटा + tan थीटा इंटू 1 - sin थीटा का मान होगा। इसको हल करते हैं, तो sec थीटा लिख सकते हैं 1/cos थीटा और tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा। यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, cos थीटा। एलसीएम जब cos थीटा होगा तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1 + sin थीटा और बटा में cos थीटा, और ऊपर देख रहे हैं 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, a + b इंटू a - b, तो a स्क्वायर माइनस ऊपर हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा और नीचे में cos थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, और नीचे में cos थीटा, cos से cos कट जाएगा, यहाँ से क्या आ गया, cos थीटा। अगला 4 क्वेश्चन आया है, अगला 4 क्वेश्चन का सेट है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि क्या होगी। यहाँ दिया हुआ है कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² बराबर 154, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r² बराबर 154, काट लेंगे 22 × 54 से 7 भागा में धरा जाएगा, तो r² बराबर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो r बराबर हमसे पूछा है कुछ वृत्त का परिधि, तो वृत्त के परिधि 2πr, यहाँ से लग लेंगे 2 पाई का वैल्यू 22/7 और r के मान 7, 7 7 तब 22 दूनी। अगला क्वेश्चन है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan ... tan 89 डिग्री का मान होगा। इसको हल करना है, तो यहाँ से देख रहे हैं कि tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री, दो एंगल को जोड़कर जब उसका मान 90 डिग्री आता है तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी पूरक कोण। यानी बोल सकते हैं कि 1 और 89 एक दूसरे का पूरक है, और कहने का मतलब दोनों में से किसी एक को चेंज किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो दोनों मिल करके फिर एक बन जाएगा। tan 1 डिग्री को यहाँ से लिख सकते हैं tan 90 डिग्री - 89 डिग्री। ठीक उसी प्रकार tan 2 डिग्री को लिख सकते हैं
tan 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री इंटू tan 3 लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 87 डिग्री, डॉट चलते रहेगा सही। अब tan 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा cot थीटा यानी cot 89 डिग्री। उसी प्रकार ये होगा cot 88 डिग्री और इंटू cot 87 डिग्री, डॉट डॉट चलते रहेगा। और लास्ट में क्या है tan 89 डिग्री। अब यहाँ से cot 89 और tan 89 मिलकर क्या बन जाएगा 1 और cot 88 इधर से tan 88 मिलकर 1 बनेगा। ठीक उसी प्रकार 87 इधर से भी 87 बन जाएगा, लेकिन बीच में एक एंगल आएगा वो क्या होगा tan 45 डिग्री। ये किसी का जोड़ा नहीं क्योंकि ये बीच में आता है, इसलिए किसी इसका कम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। ठीक है, तो tan 45 क्या होता है, इसका मान भी 1 होता है, इसलिए दिए गए हमारा सारा इस क्वेश्चन का आंसर कुछ हो जाएगा 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल नहीं कर रहा है, सिर्फ बीच का पॉइंट पकड़ रहा है। यहाँ कंसेप्ट देख रहे हैं 1 डिग्री 89 डिग्री मिल के 1 होगा। पता करना है कि बीच में कौन सा वैल्यू जो शामिल नहीं हो रहा है, तो बीच में एक tan 45 है जो शामिल नहीं हो रहा है। इसके दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1। अगला है एक मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई से √3 गुनी है। तो एक मीनार है, मान लेते हैं कि एक मीनार है, ये मीनार है, इसकी ये छाया बन रहा है। यहाँ सूरज भगवान की इसकी छाया बन रहा है, तो मान ले इसका सूर्य का जो उन्नयन कोण क्या है थीटा है। बोला इसकी जो छाया की लंबाई है इसकी ऊंचाई का √3 गुना है। यदि ऊंचाई क्या है x, तो छाया कितना हो जाएगा √3x। यहाँ लिख लेंगे, थीटा का मान निकालना है। यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर x बटा √3x, x से x कट जाएगा यानी tan थीटा बराबर 1 बटा √3। पता करना कि tan कै डिग्री का मान 1 बटा √3 होता है। यहाँ से लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, tan हर जगह थीटा का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो सूर्य का उदयन कोण 30 डिग्री। अगला है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है, तो निकालना इसके विकर्ण का लंबाई क्या होगा। तो ध्यान रखना जब भी घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहे तो घनाभ का पहले आयतन पूछ सकता है। तो घनाभ का आयतन कुछ होता है LVH उड़कर हल करेंगे। पूछ सकता है घनाभ के टोटल लेटरल सरफेस एरिया, यानी कहने का मतलब उसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया यानी LSA। LSA में क्या लगेगा 2 इंटू L प्लस B गुना H। अगर पूछ लिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया TSA होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। लेकिन हमको पूछा क्या है विकर्ण की लंबाई पूछा। विकर्ण की लंबाई क्या होगा इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं विकर्ण की जो लंबाई होगा यानी डायगोनल होगा यानी D बराबर होगा √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये √L के मान दे दिया है 10 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर। तो 10 के स्क्वायर 100, 8 के स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 को लिख सकते हैं 10√2। तो विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला 4 क्वेश्चन का सेट है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 3:4 है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बना सकते हैं कि दो वृत्त की परिधि, तो मान लेते हैं पहले वृत्त की परिधि 2πr1 और दूसरे वृत्त का परिधि 2πr2 का अनुपात 3:4 है। 2π यहाँ से r1 बटा r2 का मान क्या हो जाएगा 3/4। हमें पूछा इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई r1 स्क्वायर होगा और बटा पाई r2 स्क्वायर। पाई कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं r1 बटा r2 के होल स्क्वायर। r1 बटा r2 का मान कितना है 3/4 है, तो 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16। तो डायरेक्ट यहाँ से रख लेना है कि यदि हमें परिधि का अनुपात दिया हुआ है क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसके डायरेक्ट इसी का स्क्वायर कर देना है। 3 के स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 आंसर। अगला क्वेश्चन है जो सबसे आसान क्वेश्चन है 45 से 60 का HCF होगा। तो HCF का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसे देखना है कि दोनों में 45 और 60 में मैक्सिमम क्या कॉमन है 15 कॉमन हो रहा है। 15 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3,4। तो जो कॉमन होता है उसी को क्या बोलते हैं HCF। तो कॉमन कितना हुआ HCF कितना हो जाएगा 15। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि रेकरिंग है, इसको कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में, इसका फ्रैक्शन मान क्या होगा। तो बताया जाता है कि जो नंबर लिखा उसको उसे लिख दो 2 3 4, जिस पर रेकरिंग है उसको घटा दो, तो 2 पर रहे 2 को घटा दिए, और नीचे में जितना अंक पर रेकरिंग है उतना क्या उतारना है, 9 उतारना है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 उतारना। समझ में आया। तो घटा लो ऊपर कितना हो जाएगा 232 और बटा में 900, खत्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासे पर समान संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगा। तो दो पासा है, दोनों पर समान संख्या आना चाहिए, यानी पहला पर भी 1 तो दूसरा पर भी 1, फिर दूसरा पर 2 तो पहला पर 2 दूसरा पर भी 2, फिर पहला पर 3 तो दूसरा पर भी 3, फिर इस पर 4 तो उस पर भी 4, फिर इस पर 5 तो उस पर भी 5, फिर इस पर 6 तो उस पर भी 6, यानी दो पासा को एक साथ उछालेंगे कितना घटना घट सकता है, यानी टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी टोटल घटना क्यों घट सकता है 36। दो पासा को एक साथ फेंकेंगे तो टोटल घटना 36 होगा, जिसमें घटना घटा इतना घटना है, यानी नंबर ऑफ इवेंट बराबर, तो नंबर ऑफ इवेंट बराबर कितना हो गया 6। हमें निकालना है इसका प्रक्रिया क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ होता है सैंपल स्पेस, घटना घटने की संख्या बटा घटना की कुल संख्या, तो 6 और बटा 36 यानी 1/6। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और एग्जाम में जाने से पहले इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जरूर जाएं।